हेलो एवरीवन। तो क्वांटम में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बात किया, राइट। और मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया हो ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये था, a body has -10 coulomb charge and if 3 into 10 to the power 20 electrons are removed from this, then find the new charge of that, right। ये इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा बात है। अब ये देखो, अब बॉडी, सबसे पहले तो यहाँ पे इनिशियल चार्ज कितना है, क्यू इनिशियल इट इज -10। अब इससे कितना इलेक्ट्रॉन हमें लेंगे, 3 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का वैल्यू कितना है, 3 into 10 to the power 20। हमें कैलकुलेट करना पहले क्या होगा कि कितने चार्ज हमने कितना चार्ज हमने यहाँ से टेक आउट किया। तो क्यू ट्रांसपोर्ट कितना होगा, n into e, दैट इज 3 into, बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे, -3 into 10 to the power 20 into 1.6 into 10 to the power -, तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 into 3 4.8 into 10 to the power 1, ओके, विच मीन्स 48 ओके। ये हो गया हमारे पास। चलो, इतना चार्ज हमारे इस बॉडी से टेक आउट। तो हमारे पास रिमेनिंग चार्ज कितना बचा, क्यू रिमेनिंग, ऑब्वियसली क्यू इनिशियल, जो इनिशियल चार्ज था उसमें से हम जितना ट्रांसफर किया हमने उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज क्यू, क्यू ट्रांसफर, राइट। ये है -10 माइनस ऑफ -48, एंड दिस विल कम आउट टू बी, this minus will become plus 48 -10, that is 38 plus, which means that finally after taking out 3 to 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इस बॉडी से ले लेंगे तो इस बॉडी पे लास्ट में कितना चार्ज रह जाएगा, +38। ठीक है, काफी इजी था, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ये तो एक चार्ज चार्ज बेस्ड, बस चार्ज के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था। एक और मैंने क्वेश्चन दिया था, एक और लास्ट में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, मेथड ऑफ चार्जिंग पे, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में मैंने ये बताया था कि अगर दो चार्ज होते हैं और दोनों को अगर हम कांटेक्ट करा दें तो ऑब्वियसली चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जो नया चार्ज बॉडी एक्यूमुलेट करेगा वो उनके, अगर बॉडी स्फेरिकल है तो उनके रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि Q1/R1 वुड बी इक्वल टू Q2/R2। इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि फाइंड द फाइनल चार्ज ऑफ द स्फीयर व्हेन स्विच एस इज, ठीक है। ये पहले एक बॉडी पे 60 माइक्रोकूलम चार्ज था और ये 2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। दूसरे बॉडी पे -100 माइक्रोकूलम चार्ज था और इस पे 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है। तो हमारे पास ऑब्वियसली यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक जो मैंने भी चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का तरीका बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्यू टोटल ले लेना है, जो कि सिंस चार्ज कंजर्व होगा तो टोटल चार्ज हमेशा फिक्स है। और ये कितना है सिस्टम का, 16 माइक्रोकूलम -100 माइक्रोकूलम, और ये हमारा आता है -40 माइक्रोकूलम। तो नो मैटर व्हाट वी डू, ठीक है, टोटल चार्ज हमेशा 40 माइक्रोकूलम। अब लेट्स से कि इन दोनों चार्ज को हमने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने पे क्या हुआ, इन दोनों पे कितना चार्ज आ गया, यहाँ पे आ गया Q1 और यहाँ पे आ गया Q, फाइन। तो हमारे पास मैंने बताया था Q1/R वुड बी इक्वल्स टू Q2/R2। ये चार्जिंग में कंडक्शन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जब बॉडी स्फेरिकल। तो यहाँ पे Q1 हमें पता नहीं, Q2 नहीं पता, लेकिन हमें रिलेशनशिप पता हो सकता है। Q1 हमारे पास क्या है, अच्छा एक और चीज, ये -40 कूलम है, तो -40 कूलम
के बराबर ही होगा हमारे पास Q1 + Q, राइट। ओके, और अब हम देखते हैं रिलेशनशिप यहाँ। Q1 का वैल्यू देखते हैं, Q1 इज इक्वल्स टू Q1/2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इज 2 × 10⁻⁻⁷ मीटर, राइट। ऐसा ही नहीं सब पूरा करें आप। और यहाँ पे है Q2/3 × 10⁻⁵, ओके, दैट इज 3Q1 इक्वल्स टू 2Q। ओके, यहाँ से ये रिलेशनशिप आ गया। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, क्या क्या है, एक Q1 + Q2 इज इक्वल टू -400 μC और 3Q1 इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ईजी है। इस तरह के प्रॉब्लम हमने पहले कर रखी है। यहाँ से हम Q1 का ले लेते हैं, Q1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2Q2/3। Q1 इज टू Q2/3, 5। और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि Q1 + Q2, तो यहाँ पे 2/3 Q2 plus Q2 would be equals to -14 माइक्रो। यहाँ पे कितना होगा, 3 + 2, 5/3 Q2 equals to -14 माइक्रो, which means Q2 would be what, 4 -14 into 3 divided by 5 microcoulomb. So it will be -24 microcoulomb. And since Q2 is -24 microcoulomb, then Q1 would be -16 microcoulomb. सिंपल, तो जाएगा, काफी इजी है ना। Q2 हमारा -24 माइक्रोकूलम आ गया, और Q1 -16 कैसे लिया हमने, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, -40 माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियसली ये अगर -24 है तो -20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आ गया, 60। इसी 16 नॉट 16। ओके, तो ये तो हो गया पहले, जो कल हमने पढ़ा था उस टॉपिक से। अब हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सप्लेन करता है। वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका नेचर क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में बात करना चाहिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ये दो चार्जेस चार्जेस के बीच में लगता है। अगर ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2, तो Q1 पे अगर दोनों सेम चार्जेस है, Q1 और Q2 दोनों सेम सिमिलर चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दैट मीन्स Q1 पे किधर फोर्स लगेगा, Q1 पे इधर फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये इधर लग जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू। अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस होते, अगर ये होता +Q और ये होता -Q, तो इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये भी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर पता चल गया कि अगर सिमिलर चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्जेस है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट, राइट। इसके अलावा तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। पहले पहले तो ये होता है कि ये एक्शन रिएक्शन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि जितना Q1 Q2 पर फोर्स रहेगा, उतना ही Q2 Q1 पर फोर्स, राइट। यानी कि F12, राइट, would be equals to F2, ये दोनों सेम, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हुआ, एक एक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके साथ ही बता दें, अगर आप ध्यान से देखो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि दो चार्जेस है, ये मान लो ये Q1 है और Q2 है, तो ये इसको इधर फोर्स लगाए, Q2 इस पे इधर लगाए, और Q1 इस पे इधर फोर्स लगाए, ऐसा नहीं होता, राइट। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों चार्जेस जो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, इन दोनों ये दोनों एक दूसरे में फोर्स लगाएंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दोस चार्जेस, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या है ये, सेंट्रल फोर्स,
इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ये सेंट्रल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, सेंट्रल फोर्स। ठीक है। इसके साथ ही ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हमने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा 11 पे। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके चलते वर्क डन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर डिपेंड, ना कि पाथ पर। राइट। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से हो सकते हैं, तो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, पाथ डिपेंडेंट। फ्रिक्शन के चलते जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है, इसलिए फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या करता है, कि एक्सप्लेन करता है कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो F1 और F21 है, ये दो चार्जेस हैं, ये हो गया हमारा Q1 और Q2। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशन डिस्टेंस है वो है R। ठीक है। तो ये देखा F1, ये जो दोनों का माइनस है इससे किया गया था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1। मतलब कि अगर इसको बढ़ाएंगे, Q1 Q2 को कांस्टेंट रखते हैं और Q1 को बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है। सेम अगर हम Q1 को कांस्टेंट रखेंगे और Q2 को बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। फिर ये देखा गया कि अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कम करेंगे तो फोर्स बढ़ता है, और दोनों के डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो ये जो फोर्स है ये डिक्रीज करता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये एक्सपेरिमेंटली है। इसको अगर हम कंबाइन करें तो ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R। अब हमें पता है कि जब भी हम किसी प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना होता है। क्या यूज करना पड़ता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये जो फोर्स है वो इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है। ये है हमारा कूलोम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of distance। ठीक है। अब ये जो ये है, ये इसको बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। ध्यान देना, कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये स्पेस में इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ये है इन स्पेस। इसका एक्चुअल जो वैल्यू फॉर्मूला होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये जो एप्सिलॉन नोट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ स्पेस। और ये इसका वैल्यू हो जाता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर। ये समझ में आएगा। इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी ऑफ स्पेस। अब इस अगर किसी मीडियम में अगर इसको हम लेके जाए, इट इज इन, अगर ये दोनों चार्जेस डिफरेंट मीडियम है, सोलर मीडियम स्पेस की जगह, तो ये जो वैल्यू ये चेंज होगा। वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर किसी मीडियम में हो तो इस जगह पे हमारे पास एक के का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1/5 एप्सिलॉन एक मीडियम। ठीक है। ये हो गया इन। अब इसके बारे में ना हम डिटेल में बताएंगे जब मैं कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम बताऊंगा। मैं बस ये बताता कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन मीडियम होगा ये एप्सिलॉन नॉट इंटू ईआर, इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो ईआर है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और आगे चल के इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जाना। ठीक है। अभी के लिए बस इतने रखते हैं, आगे मैं बताऊंगा तो कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम बताऊंगा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब मैं समझाऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत।
तो हमारे पास कूलम्स लॉ क्या होगा? कूलम्स लॉ तो ये दोनों दो चार्जेस के बीच में फोर्स को एक्सप्लेन करता है, एंड ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये है एक्चुअल कूलम्स। क्लियर? एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है हमारा के को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट का स्पेस में वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये है उसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन को परमिटिविटी बोलते हैं, और एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻² मीटर। कोई प्रॉब्लम? अब कूलम्स लॉ है खूब सारे क्वेश्चन, कई तरह। अभी कूलम्स लॉ का कई वेरिएशन होता है, तो मैं जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा आज वो अपने आप को यूनिक प्रॉब्लम होगा। मतलब डिफरेंट टाइप, मतलब हर एक टाइप का ना एक एक क्वेश्चन होगा और उससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे करें। ठीक है? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, पर उससे पहले ना फिर से कूलम्ब फ्लो की प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये क्या होगा? इट इज एक्शन रिएक्शन फोर्स जो मैंने कहा, इट इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल फोर्स, जो होता है वो भी समझा रहा हूँ। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स भी बताते हैं। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये दो चार्जेस है, अगर ये Q1 है और ये Q2, यहाँ यानी कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है F2 है, और ये हो गया F1। अगर यहाँ पे थर्ड चार्ज है तो Q3 के चलते इन दोनों पे फोर्स तो लगेगा, Q3 Q1 पे फोर्स लगाया, Q2 फोर्स लगाया, लेकिन Q3 के प्रेजेंस और absence F1 मतलब Q1 और Q2 जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, इस पे कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना पहले फोर्स लगा रहे थे उतना ही फोर्स लगा है। Q1 Q2 पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा जितना Q2 Q1 पर लगा रहा है, चाहे Q3 यहाँ पे हो या ना। Q3 के प्रेजेंस से F यहाँ पे दोनों चार्जेस पे लगने वाला नेट फोर्स डिफरेंट होगा, लेकिन Q1 और Q2 जो एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यही है स्टेटमेंट की फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। ठीक है? और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, तो बताया दिया मैंने अभी कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करते हैं, के का वैल्यू डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है, इस वजह से फोर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यू हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हिच आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। ठीक है? इस क्वेश्चन में ना दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला तो हमें निकालना है कि मिनिमम फोर्स, दो चार्जेस हैं यहाँ पे, एक का वैल्यू है Q1 और Q2 जो हमें पता नहीं, और दोनों जो चार्जेस है वो 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? अब दोनों चार्जेस सिमिलर हैं या अपोजिट है? लेट्स से कि दोनों चार्जेस सिमिलर है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट? और दोनों के बीच में फोर्स कितना लग जाएगा? F12 ही, F12 वुड बी इक्वल्स टू F21, और ये होगा के Q1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है? अब हमें देख सकते हैं के कांस्टेंट है, तो ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 पे। अब Q1 एंड Q2 ये मिनिमम कब होगा? जब Q1 Q2 मिनिमम हो। और Q1 और Q2 हमें पता है कोई भी चार्ज का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? Q मिनिमम क्या हो सकता है? ये हो सकता है E, राइट, विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो फोर्स का मिनिमम वैल्यू हो सकता है F मिनिमम, ये होगा के, और इन दोनों क्यू की जगह पे हम ई रख दें तो KE²। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है? तो ये क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, एक तो क्या मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, ठीक है, और दूसरा कूलम्स लॉ। हाँ, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द फोर्स ऑन एनी चार्ज। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ, जिससे ना थोड़ी चीजें इजी हो जाएंगी। हमें निकालना है एक, सपोज कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है? जैसे कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, इसके ना तीनों वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं Q।
और ये सेपरेटेड है ए डिस्टेंस से। तो हमें निकालना है कि तीनों पे से किसी भी एक चार्ज पे कितना फोर्स होगा, नेट तो नेट फोर्स, टोटल फोर्स। ठीक है, तो लेट्स इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 3। किसी पे भी हम निकालना हो, हम मान लेते हैं इस पे कितना फोर्स लगा। ठीक है, तो F2 पे इस थर्ड चार्ज की चलते किधर फोर्स लगेगा, इस साइड में, F2 3। और इसके चलते किधर होगा, इस डायरेक्शन, F2 1। और हमें पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करें तो F2 1 मैग्नीट्यूड, ये भी F2 3, क्योंकि चार्जेस सेम है और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब ये हो गया सिंपल वेक्टर एडिशन। ठीक है, इसको वेक्टर ऐड करेंगे तो ये अगर 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है। हमें पता है कि दो इक्वल चार्जेस, याद करते हैं कि हमने वेक्टर्स में पढ़ा था कि अगर दो इक्वल चार्जेस हैं, दो इक्वल फोर्सेस हैं मैग्नीट्यूड वाइज, और दोनों का जो रिजल्टेंट है ऐड करते हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, याद करो। अगर दो ऐसे फोर्सेस हुआ करते थे, ये हो गया ए, दो वेक्टर, बी वेक्टर, और दोनों के बीच का जो थीटा होता था, तो रिजल्टेंट हमारा जो होता था वो होता था, अगर ये दोनों सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, तो 2a कॉस थीटा बाय 2, यही फॉर्मूला होता था, राइट। अगर ऐसे नहीं याद है तो ये तो याद ही होगा। पैरेललोग्राम लो, मैग्नीट्यूड निकालते हैं कैसे। अब दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए है, तो a² + a² + 2ab, यानी कि यहाँ भी a स्क्वायर हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया 2a² कॉमन, यहाँ पे हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। और हमें पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, अगर कॉस थीटा बाय 2 के टर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं 2a², ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 कॉस थीटा बाय 2 -1, ये हो गया। तो 2 × 2 4, a² कॉस कॉस थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2a कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, बिल्कुल याद है। और ये जो रिजल्टेंट है ये इसके बीच में होगा, एकदम एग्जैक्टली मिडिल में। तो हमारे से यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा ये F2, ये इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि ये एंगल होगा 30 डिग्री। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होगा F2 का वो क्या हो जाएगा, तो F2 वुड बी इक्वल्स टू 2k² अपॉन a², राइट। एंड कॉस थीटा बाय 2, थीटा बाय, यानी थीटा बाय 2, थीटा क्या है, 60 डिग्री, 60 का हाफ कितना होगा, 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना पे, √3 k² अपॉन a², ये हो गया F2 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, राइट। और डायरेक्शन हमें निकालेंगे। इसी तरह से हमारे पास और भी कई डिफरेंट शेप में हमारे पास फोर्सेस निकालने को आएंगे, राइट। जैसे कि ये तो ट्राइंगल था, अब हम स्क्वायर ले लेते हैं। अगर ये स्क्वायर है हमारा, स्क्वायर में हमारे पास दे रखा है यहाँ पे इन सब पे चार्ज, जैसे मान लेते हैं कि इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q। ठीक है, किस पे निकाले, चलो एक एक ले लेते हैं, यहाँ पे -Q है, यहाँ पे -Q। अब इसके चलते हैं यहाँ पे इनका जो डायगोनल है वहां पे फोर्स निकाल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाए। ये हो गया डायगोनल वाला। हमें यहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो यार, अगर ये Q चार्ज को कंसिडर करें तो इसके चलते क्या होगा, इस Q पे एक फोर्स लगेगा इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइड ले लेते हैं एक, ठीक है, साइड हो गया एक। तो इस नेमिंग कर लेते हैं, ये हो गया, इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 2, इसको कर लेते हैं 3, इसको कर लेते हैं 4, और इसको कर लेते हैं 5। ठीक है, तो F5 1, एफ चार्ज और फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 वो इधर होगा, और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 5 भी वो भी इधर होगा। ठीक है, और फोर्स ऑन F5 ड्यू टू 1 ये इधर होगा, और F ड्यू टू
तो 5 F on 3 ड्यू टू 5 भी इधर ही आएगा, राइट। और अगर इसके चलते ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी इसको इधर करेगा, ये फोर्स लगेगा। ये हो गया हमारा F on 5 ड्यू टू 2। और सेम ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसी पे फोर्स लगेगा F on 5 ड्यू टू 4। अगर ध्यान से देखें तो ये सभी चार्जेस के बीच में, क्योंकि स्क्वायर का सेंटर है, तो सबका डिस्टेंस इस चार्ज से सेम है, और चार्ज भी सबका सेम है, मैग्नीट्यूड तो सबका सेम ही है ना। तो फोर्स भी सभी इक्वल ही लगाएंगे, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सबका सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F5 1 F5 2। यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। F5 3 F5 4, ये सभी क्या हो गए F, और F का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, K Q² अपॉन, अच्छा एक और चीज, ये A है तो डायगोनल का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो डायगोनल होता है वो, मतलब ये ट्राइंगल बना होता है, ये स्क्वायर के सभी एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये डायगोनल क्या होगा, उसका लेंथ होगा A√2, और डायगोनल का हाफ क्या हो जाएगा, ये होगा A√2/2, यानी कि A/√2। ये जो डिस्टेंस होगा हमारा A√2/2, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगा A/√2, है ना, इसका स्क्वायर। इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा 2K Q² अपॉन A², ये हो गया एक फोर्स का, ठीक है। यहाँ पे ये F5 2 और F5 4 लग रहा है, और F5 1 और F5 3 लग रहा है। अब देखो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं स्क्वायर में। ये भी 90 डिग्री होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, एकदम नीचे यहाँ 45 डिग्री पे, है कि नहीं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे एक साइड कितना लग रहा है, 2F लग रहा है, इधर भी 2F लग रहा है। तो हम लिख सकते हैं F on 5 वुड भी क्या होगा, 2 × 2F, ठीक है, इंटू cos 90/2, होगा या नहीं होगा। ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। एक्चुअली क्या हो रहा था, जब दो फोर्सेस इक्वल, अभी मैंने बताया था ना, दो इक्वल फोर्सेस अगर थीटा है तो वैल्यू कितना होगा, 2F cos θ/2 रिजल्टेंट का, है ना। तो यहाँ पे F की जगह पे क्या है, इस समय दो फोर्सेस है, 2F, ये हो गया 4F एंड cos 45। 4 × F का वैल्यू कितना है, 2K Q² अपॉन A², और cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो यहाँ से आ गया 4√2K Q² अपॉन A²। अब इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं डिफरेंट शेप में। यहाँ बस एक मैं बताता हूँ कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ था सेम चार्जेस थे, और यहाँ पे अपोजिट चार्जेस थे, उनके चलते हमने सेंटर पे निकाला। अगर ये सभी सेम चार्जेस होते तो सेंटर पे क्या होता, फोर्स, ठीक है। अगर हमारे पास सेम चार्जेस होते, ऐसे करके, ये हो गया हमारा स्क्वायर, यहाँ भी प्लस की है, यहाँ भी प्लस की है, यहाँ भी प्लस की है, और यहाँ भी प्लस की है, तो सेंटर पे फोर्स कितना होगा? अगर हम क्यू लेते हैं तो यहाँ पे होता है नेट फोर्स 0 हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसके चलते जो फोर्स लगता है वो इधर लगता, डिस्टेंस सेम होता मतलब मैग्नीट्यूड, और इसके चलते फोर्स होता है इधर, ये दोनों को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसके चलते फोर्स किधर लगता है, इधर, इस क्यू के चलते इस पे, और इस क्यू के चलते फोर्स किधर लगता है, इधर, ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इस पे एफ नेट कितना हो जाता, इस पे एफ नेट कितना होता, 0। समझ में आई बात। तो अगर हम बात करें ऐसे, देखें कि अगर सिमेट्रिक है बॉडी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इवन है, मतलब सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है चारों तरफ, और रेगुलर कंटिन्यूस बॉडी, तो वहां पे अगर सेंटर पे हमें निकालना पड़े ना नेट फोर्स सेंटर वाला चार्ज, तो वो 0 है, ठीक है। लेकिन आप देख लेंगे, मतलब ये जनरली रेगुलर बॉडीज में होता है, ओके। अब इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, मैं बता रहा हूँ। इसमें बोला गया था कि अगर एक
क्लॉक है, ठीक है। क्लॉक के सेंटर पे चार्ज रखा गया है क्यू। तो ऐसे करते हैं, क्लॉक के सेंटर पे चार्ज रखा गया है क्यू। अब इस जहां पे वन है वहां पे 1 कूलम चार्ज है, जहां पे टू है वहां पे 2 कूलम चार्ज है, जहां पे थ्री है वहां पे 3 कूलम चार्ज है। इसी तरह सभी पे चार्ज रखना है, यहाँ 4 कूलम है, यहाँ 5 कूलम, यहाँ पे 6 कूलम, यहाँ 7 कूलम, यहाँ पे 8 कूलम, यहाँ पे 9 कूलम, यहाँ 10 कूलम, 11 कूलम, 12 कूलम। अब बोला गया है कि इस चार्ज क्यू पे नेट फोर्स कितना होगा, ठीक है। वो भी निकालना है आई जे के टर्म। किसके टर्म में? आई जे के टर्म। तो अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? अब ये तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हमें निकालना पड़े। अगर आप सोचोगे कि हम निकालें और उसको फिर कंपोनेंट में ब्रेक करें और फिर उसको सॉल्व करें, ये तो काफी डिफिकल्ट होने वाला है। तो इस सब केसेस में ना हम क्या करते हैं, एक ना बेसिक लॉजिक लगाते हैं। मतलब जब भी क्वेश्चन है तो लॉजिक लगाना, लॉजिक लगाने से क्वेश्चन काफी इजी होगा। जैसे देखते हैं, इस 1 कूलम के चलते हमारा जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? अगर इधर लगे तो ये है हमारा सिर, ये कुछ, ये इधर फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा। ये 1 कूलम क्या करेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इधर फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो 7 कूलम है ये तो इसको इधर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये फोर्स किधर जाएगा, ऊपर। और हमारा जो, अगर ये डिस्टेंस आर है, अगर रेडियस हम आर लेते हैं, तो इस इधर इधर फोर्स कितना लग जाएगा, एफ। और एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 - 1, 6 k क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। सिमिलरली इस टू के चलते, मतलब 8 - 2, यानी कि ये इधर चला जाएगा। इसके चलते भी इधर एफ लग गया, 6 k क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस 9 और 3 के बीच में भी इधर लग जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इधर भी लग गया और इधर भी उतना ही फोर्स क्या। ओके, हमने अपना आधा काम इजी कर लिया, हाफ काम, मतलब हमारा जो हाफ वर्क है वो इजीली हो गया कि हमें सभी चलते फोर्स से निकालना, हम यहाँ निकाल। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग बात, इसको और थोड़ा इजी बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, हर एक फोर्स को अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इसका एक कंपोनेंट होगा, इस एफ का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अगर एंगल की बात करें तो ये एक एक एंगल कितना होता है, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। और ये एंगल कितना होगा, 6 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये हो जाएगा 6 डिग्री। फिर ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और इधर आ गया 6 डिग्री। ओके, तो देखो, इसके चलते एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके वाले वर्टिकल कंपोनेंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ हमारा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हम इसको आई जे के टर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, एफ नेट, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ उसके टर्म की बात करें तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ नेट इज इक्वल टू, इसके चलते 2f कॉस 60, ठीक है। ये 60 वाला, और फिर सेम केस इस 30 वाले फोर्स के चलते हो जाएगा। ये भी, इसका भी, इस फोर्स का भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो वो भी एक दूसरे को, वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा। यहाँ भी आ जाएगा 2f कॉस 30 डिग्री, और यहाँ पे एक एफ, ये 3 वाला, क्योंकि इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं, हॉरिजॉन्टल, आई कैप। और एक कंपोनेंट आएगा सिर्फ 6, यहाँ पे जो 6 वाले पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो -f। इजी है कि नहीं? और इसके आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल हमें मिल जाएगा सारा वैल्यू, cos 60 सबका वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा। आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। कितना हो जाएगा, तो एफ को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एफ cos 60 का वैल्यू कितना हो रहा है, 1/2, यानी कि यहाँ पे 1, प्लस cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, यहाँ पे हो गया √3, और +1 आई कैप -f जे कैप। ये कितना हो गया, 1 + 2 + √2, और एफ का वैल्यू कितना है,
कि 6 k³ अपॉन r² हम लिख सकते हैं 6 k³ अपॉन r², 2 + √2 i कैप माइनस, ये हो गया प्लस। इजी था कि नहीं? न्यूटन, अगर यूनिट न्यूटन में लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिट। ओके। इसी तरह से इसमें ना कई वेरिएशन होता है, कहीं पर क्यू का वैल्यू दिया जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है, मतलब अगर वैल्यू दिया है तो वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। बट आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ आएगा कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को डील करें। तो अगर सिंपल क्वेश्चन दे रखा है तो हम वहाँ पे, अगर मतलब इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखा है तो हम वहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक लगा के पहले ही क्वेश्चन को हम ना मिनिमाइज कर लेंगे सॉल्यूशन है, तो काफी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसमें क्या है, दे रखा है इन्होंने कि एक चार्ज है, ये ओरिजिन पे, यहाँ पे क्यू रखा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, पहले बता दो इस क्वेश्चन के बारे में कि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें कोई चार्जेस जो है सीरीज पे प्लेस रहता है, जैसे कि हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे अगर हमारे पास चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चार्ज है, अम, हम्म यहाँ पे 1 पे 1 कूलम है, 2 पे 2 कूलम है, 2 पे 8 कूलम है, 3 पे 27 कूलम है, एंड 4 पे 64 है, एंड 10 पे 1000 कूलम, मतलब इन सब के रिस्पेक्टिव इसी सीरीज पे चार्ज है। तो हमें इन सभी चार्जेस के चलते इस क्यूब पे कितना फोर्स लगेगा वो निकालना। ओके। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें बस सिंपल सा है, हमें सभी का फोर्स जो है वो निकाल करके ऐड करना पड़ेगा। F(0) अगर मैं बात करूँ, F(0) वुड भी क्या होगा, F(01) प्लस F(02) प्लस डॉट 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 F(0), है ना। ये है, इसके चलते इस वन वाले चार्ज के चलते कितना होगा, के Q/1² प्लस इसके चलते कितना होगा, के Q8/2²। सिमिलरली यहाँ पे KQ 1000/10²। अब इसको अगर हम KQ को कॉमन ले लें तो कितना आ गया हमारे पास, 1/1 प्लस 8 को मिल सकते 2/2² प्लस यहाँ पे कितना था 27, 27 को मिल सकते 3/3² यहाँ पे 64 यानी 4/4² प्लस डॉट 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 1000 को लिख सकते हैं 10³ अपॉन 10², और ये आ जाएगा KQ। अब इस सारे कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 + 2 + 3 + 10। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, AP है, ठीक है। इसको सम क्या होगा मैं बताए, 1 फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट बाय 2 यानी 10/2। सो दिस इज 5, 10 + 11, 11 5, which is 55 KQ, राइट। ये यूनिट्स है कि नहीं। इस टाइप के सीरीज में ना, मतलब सीरीज में जो क्वेश्चन है इस टाइप के बहुत सारे बनेंगे, तो हमें फोकस हमारा क्या रहना चाहिए कि हम सीरीज को पहचानें, क्योंकि के की तो हमारा बाहर निकल जाएगा, पर हमारे पास एक सीरीज बन जाएगा। और इस सीरीज को अगर हम सॉल्व करना आ गया, सीरीज काफी होते हैं, आप मैथ्स में पढ़ोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज मैं बता दूंगा, उन सीरीज को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं लॉग वाले, तो लॉग का पहले मैं बताता हूँ कि लॉग का एक सीरीज होता है, ठीक है। लॉग का एक सीरीज होता है log 1 + x। इसका जो फॉर्मूला होता है
वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स फोर अपॉन फोर डॉट डॉट। मतलब इसमें जितने भी जो पावर है, इवन पावर वाले टर्म जो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं और ऑड पावर वाले में पॉजिटिव। ठीक है, ये लॉग वन प्लस एक्स का सीरीज होता है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है क्या, मैं मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे एक चार्ज है क्यू जीरो पे। अब वन पे हमारा जो चार्ज है वन कूलम है, टू पे है माइनस टू कूलम, थ्री पे है प्लस थ्री कूलम, फोर पे है माइनस फोर कूलम, और ऐसे ऐसे करके इंफिनिटी तक। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करें। अब इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फिर से हमारे पास जो एफ जीरो निकालेंगे वो क्या आएगा, के क्यू को अगर हम कॉमन निकालें तो फिर से हमारे पास कितना होगा, वन बाय वन माइनस टू बाय टू स्क्वायर प्लस थ्री बाय थ्री स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस फोर बाय फोर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये सीरीज हमारा बन के आएगा, है ना। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ पर देखो, अगर x का वैल्यू हमारा वन होता, x का वैल्यू क्या होता है वन, लॉग, तो वन प्लस वन लॉग टू हो जाता। लॉग टू इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे वन माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर, ऐसे ही करके सीरीज बनता। अगर हम यहाँ पे ध्यान देखें तो हमारे पास सीरीज क्या बन रहा है, ये बन रहा है वन माइनस वन बाय टू, क्योंकि ये जो है ये पावर रख जाएगा, प्लस वन बाय थ्री माइनस वन बाय फोर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये किसका सीरीज हो गया, लॉग टू का, है ना। तो यहाँ पे एफ नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू क्यू लॉग टू, बस ये हो गया। तो ये टाइप के क्वेश्चंस कई मिलेंगे आपको, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। वहां पे हमारा फोकस क्या होना चाहिए, सीरीज को पहचान। अगर हमें सीरीज को ब्रेक डाउन करना आता है, सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इजीली क्वेश्चन ये बन जाएंगे। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं। फिर आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें ना हम काइनेमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। काइनेमेटिक्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में बताया था कूलम्ब्स लॉ के, ठीक है, उसमें मैंने बिना कूलम्ब्स लॉ के यूज किए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करके हमने सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, और ये दोनों जो है, इसमें Q1 क्या है, फिक्स्ड है, Q1 है फिक्स्ड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है R1, बोला गया। अब इसको हम Q2 को रिलीज करते हैं, Q2 को हमने रिलीज किया तो ये चला गया यहाँ पे एक डिस्टेंस R2, कहाँ पहुंच गया, R2 डिस्टेंस पे। अब R2 डिस्टेंस पहुंचने पे, जब ये Q2 R2 डिस्टेंस पे पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेट रिचेज द डिस्टेंस R2। तो हमें इसकी वेलोसिटी पता कर, कोई प्रॉब्लम। अब ये यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, तो यहाँ पे ना हम एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है काइनेमेटिक्स में, वेरिएबल एक्सेलेरेशन का। वो क्यों, अब ध्यान से देखते हैं। अगर इन दोनों चार्जेस को अगर हम रिलीज करते हैं, ये तो फिक्स्ड है, तो ये क्या होगा, दूर जाने लगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली इसको रिपेल कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये दूर जाना शुरू करेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, यानी एक्सेलेरेशन डिक्रीज करेगा, है ना। तो एक्सेलेरेशन तो डिक्रीज करेगा पर रहेगा पॉजिटिव, वेलोसिटी तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि जब तक एज लॉन्ग एज देयर इज एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ेगा, तो वेलोसिटी तो बढ़ता ही रहेगा, है ना। एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, कोई प्रॉब्लम। तो हमें निकालना है कि ये जब R2 पहुंचेगा यहाँ पे, Q2 R2 डिस्टेंस पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें याद करना होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था भाई, कि जी डी वी इज इक्वल टू ए
डी। और बाय द वे इसका अगर हम मान लेते हैं मास एम, इसका मास एम जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, इसने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे हम चार्ज को ले आते हैं और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा होगा, राइट, फोर्स, फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पे, F21, F21 कितना होगा, मैग्नीट्यूड बात करें तो के, अगर Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, F21/m, यानी कि के Q1 Q2 बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर। सिंपल, ये एक्सेलरेशन आ गया। हम यहाँ पे वैल्यू कर लेते हैं, अ, यहाँ पे आ गया भी डी बी के Q1 Q2 अपॉन एम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों को दोनों साइड से इंटीग्रेट कर, इसको हम लेते हैं क्योंकि इसको इनिशियली यहाँ से रिलीज किया गया था, तो इसको जीरो, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तक। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, R1 से लेके आर तक। कोई दिक्कत यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, भी स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से वी तक। और इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो के Q1 Q2 अपॉन एम तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। और एक्स स्क्वायर को अगर इंटीग्रेट करते हैं, 1/x² को इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाता है x⁻² +1, यानी कि -1/-1, और ये आ गया R1 R2। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आया, यहाँ पे था V² अपॉन 2 इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन एम, और ये कितना आ जाएगा, 1 -1/R2 बाय +1/R1, तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/R1 -1/R2। तो यहाँ से भी स्क्वायर का रिलेशनशिप कितना हो गया, 2 K Q1 Q2 अपॉन एम 1/R1 -1। ये हो गया इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसका। ठीक है, फॉर्मूला नहीं कह सकते, मतलब एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें हम ना कूलम्ब्स लॉ के साथ काइनेमेटिक्स को भी मिक्स कर, ये प्योर मतलब काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मिक्सचर। ठीक है, इसके बाद हम ना चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। चार्ज डेंसिटी हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस देखे थे इसमें हमने डिस्क्रीट चार्जेस के बारे में बात की। डिस्क्रीट चार्जेस मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरी जगह पर चार्ज पार्टिकल, उनके बीच में हमने और फोर्सेस के बारे में। लेकिन अगर हमारे पास एक कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे कि एक स्फीयर हो गया, एक सिलेंडर हो गया, एक क्यूब हो गया, और प्योर कंटिन्यूअस बॉडी हो, तो उन, या फिर या एक लाइन चार्ज हो गया, तो इस केस में ना एक सिंगल चार्ज पार्टिकल नहीं होता, ये कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल होते हैं, और उनके चलते नेट एक फोर्स निकालना हो एक बॉडी पे, तो अ, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी का तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर। दूसरा होता है सरफेस, और तीसरा होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम। ठीक है, चार्ज डेंसिटी सिंपल कि अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो ये होगा टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, राइट। ये होगा चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, राइट, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया। ये होता है प्लेनर सरफेस जो होते हैं ना, थिन शीट, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं, या फिर किसी होलो स्फीयर है उसके चलते कहीं पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, या फिर एक प्लेन शीट है,
काफ़ी बड़ी, उसके चलते कहीं पे फोर्स निकलना है, तो वहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हो गया क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, और सिमिलरली यहाँ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वॉल्यूम, और ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो गया हमारे पास कूलम पर मीटर, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट होगा कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मल है जो सब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसको ना हम लेमडा से डिनोट करते हैं, तो कई और भी सिंबल यूज किया जा सकता है, पर जनरली लेमडा यूज किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, अब मैं ना जेई और नीट के दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जो कि पूछे गए थे 19 में। ये नीट का क्वेश्चन है और ये जेई क्वेश्चन है। ये आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हीं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।